हाय फ्रेंड्स, रॉयल स्कूल ऑफ साइंस दानेरा गुजरात की ओर से मैं केतन रावल साइंस स्ट्रीम में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जब आप छोटे रहे होगे और जब आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे होगे तो आपने सोचा होगा कि आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। तो ये 10th के बाद यहाँ आपका लास्ट स्टेप है। यहाँ से आपका डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का गेट खुलेगा। तो यहाँ से आपकी दो एग्जाम्स जो है वो आपका यहाँ का डॉक्टर बनने का और इंजीनियर बनने का सपना जो है, आपका ड्रीम जो है, ये पूरा करती है। एक जी है, ये जो है वो नीट है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम है। बराबर। तो ये जो दोनों एग्जाम्स है वो आपको 12th के बाद देने को मिलेगी और इसकी प्रिपरेशन अभी से हम शुरू करेंगे। तब जाके 12th के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि हम कह सकेंगे कि हम ये दोनों एग्जाम जो है वो आसानी से पास कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर जी की एग्जाम में आपको इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको मैथ्स लेना होता है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपका साइंस के प्रति और ज़्यादा लगाव है तो आपको बायो लेना है। एक्चुअली साइंस दोनों है, पर अगर 10th में आपके साइंस में ज़्यादा मार्क्स है तो आपको बायो लेना चाहिए, और आपके मैथ्स में अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स है तो आपको जो है जी में जाके मैथ्स लेना चाहिए। ऐसा मोटा मोटा जो है वो क्लासिफिकेशन है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, और नीट में बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बायोलॉजी 360 मार्क्स का आता है। 720 में से 360 मार्क्स जो है वो अकेला बायोलॉजी कवर करता है, और जो बाकी मार्क्स है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कवर करते हैं। यहाँ पे ये है फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, सेम टू सेम जो है वो यहाँ पे जी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इसलिए ये पीसीएम हो गया और ये है पीसीबी। पीसी जो है वो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे जब आप बायोलॉजी आपने लिया है तो आपको बायोलॉजी पढ़ने के लिए 11th और 12th साइंस में किस तरह से आपको बायोलॉजी पढ़ना है आपको पता है कि आपकी जो बुक है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी। और बहुत मोटा मोटा आपको पता होगा कि बायोलॉजी में, क्योंकि अब तो 10th में भी एनसीईआरटी आ गई, और जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उन्होंने पहले से एनसीईआरटी पढ़ रखी है। तो यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी की बुक बायोलॉजी की देखोगे, और आपने बहुत लोगों ने वहाँ के डाउनलोड करके या ऐसे बुक को देखी होगी, और आपने सुना भी होगा कि बायो लगभग एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ने से बायो क्लियर कवर हो जाता है। पर कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या इसमें पढ़ना है, क्या फंडामेंटल्स बायो के समझने हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, वो सब जो है वो हम समझ के हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा अच्छे से एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। दूसरा बात, अब तक जो आप 10th में थे, मतलब अब तक जो आप पढ़ते थे 10th तक, इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा होता था जिसमें अंडरस्टैंडिंग का इतना जरूरत नहीं पड़ता था अंडरस्टैंडिंग था, पर अगर आपने वो सेम पार्ट को अगर रट भी दिया है तो आपके मार्क्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। साइंस में आपको ये चीज़ बराबर बदलनी होगी। यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि आप जब चीज़ों समझोगे तभी आप उसको सही फॉर्म में इसका आंसर दे पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में जब नीट पूछेगा तो नीट आपको सीधा रटा हुआ नहीं पूछेगा। आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझनी होगी कि किस तरह से चीज़ें जा रही। तो सबसे पहले जब हम बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो बायोलॉजी है क्या? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? एक ऐसी ब्रांच है जो जीव से, लाइफ से रिलेटेड है। तो बायोलॉजी क्या है? लाइफ से रिलेटेड जो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस है। बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है रिलेटेड टू स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये जो है लाइफ स्टडी, मतलब जो लाइव चीजें हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड जो ब्रांच है वो क्या है? बायोलॉजी है। यहाँ पे बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, बायोस एंड लॉगस। बायोस मतलब लाइफ एंड लॉगस मतलब स्टडी। तो इसलिए क्या हो गया, ये स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहां से ये बायोलॉजी आपका स्टार्ट होता है। अब देखो
जब भी आप देखोगे कि ये बायोलॉजी हमारे, जब हम जाते हैं पास्ट में, तो पास्ट में हम देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी स्टडी है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी कहाँ से शुरू हुई होगी, हमें कहाँ से ऐसा फील हुआ होगा कि ये जो बायोलॉजी की स्टडी जो है वो करनी चाहिए। वो जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे पहले कि भाई क्या हिस्ट्री रही है इसकी, बायोलॉजी की किसने स्टडी की, मॉडर्न में बायोलॉजी किस तरह का चीज़ चल रहा है, और सबसे लास्ट में फिर जो हमें देखना है मेन चीज़, हमारे सिलेबस में जो है वो बायोलॉजी उन लोगों ने किस तरह से ऐड किया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पास्ट में जब हम देखेंगे कि पास्ट में बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से बायोलॉजी का स्टडी किया गया, किसने बायोलॉजी का स्टडी किया, एंड देन हमारे यहाँ पे सिलेबस में बायोलॉजी क्या है। अब देखो बायोलॉजी बहुत 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 ही वास्ट साइंस का फील्ड है। बायोलॉजी मतलब जितने भी जीव यहाँ पे है अर्थ पे, सारे जीव की स्टडी मतलब बायोलॉजी। तो अब आपको बोले कि सारे जीव की स्टडी करके आओ, तो आप क्या करोगे? थोड़ी ऐसे जाओगे कि चलो लाओ फर्स्ट नंबर तुम्हारा स्टडी करता हो, सेकंड तुम्हारा, तुम कुछ टेक्निक हासिल करोगे। तो आप क्या करोगे? जब आप जाओगे तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स या कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपके पास होगी, और जिसकी वजह से मतलब वो लेके, वो टेक्निक लेके या चीज़ें लेके आप स्टडी करोगे बायोलॉजी का। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजी की जिसने स्टडी की वो क्या है? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले बायोलॉजी की स्टडी की। तो एरिस्टोटल क्या है? एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है। और इसने कब किया बायोलॉजी की स्टडी? 384 टू 322 बीसी। बीसी आपके सोशियो के जो टीचर रहे होंगे उन्होंने बताया होगा कि ये बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है, एडी का मतलब क्या है, और यहाँ पे ऐसे डेट क्यों लिखी जाती है 384 से 322। तो ये आप सोशियो में आपको पता होगा। एरिस्टोटल जब पुरानी जो हम एडी से पहले की अगर कुछ लिखते हैं तो यहाँ हम बीसी लिखते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। तो एरिस्टोटल को हमने क्या कहा है? अब एरिस्टोटल ने शुरुआत की थी कि भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है, या ये जो है एनिमल से शुरुआत की थी उन्होंने लाइफ का स्टडी करने की। तो एरिस्टोटल क्या है? एरिस्टोटल को हम कहेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर आगे जाके बायोलॉजी की दो ब्रांच हो गई। एक कौन सी ब्रांच हो गई? जूलॉजी। और दूसरी जो ब्रांच है वो क्या है? बॉटनी। ये दोनों ब्रांच हो गई। अब देखो एरिस्टोटल ने कौन से मतलब स्टार्ट किया था इसलिए क्या है वो? फादर ऑफ बायोलॉजी है, बराबर। अब उनके स्टूडेंट है, इनके स्टूडेंट है थियोफ्रेस्टस। इनके स्टूडेंट कौन है? थियोफ्रेस्टस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टार्ट किया, बराबर। और वो कहां से स्टार्ट किया? प्लांट से। यहां इन्होंने स्टार्ट किया एनिमल से, इन्होंने स्टार्ट किया प्लांट से। तो ये क्या हुए? फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस क्या है? फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जियोलॉजी क्या हुए? फादर ऑफ जियोलॉजी भी कौन हुए? ये। क्यों? क्योंकि जियोलॉजी का स्टार्टिंग किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। तो पहला बायोलॉजी भी उन्होंने स्टार्ट किया और पहला एनिमल का स्टडी भी उन्होंने स्टार्ट किया। तो फादर ऑफ जियोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ से बायोलॉजी की शुरुआत हुई। अब थियोफ्रेस्टस जो है वो 371 से 287 बीसी तक थियोफ्रेस्टस थे। तो थियोफ्रेस्टस एंड एरिस्टोटल ने हमारी बायोलॉजी की स्टडी किया। अब आपको पता होगा कि जब आप आगे जाओगे तो आपको जो पढ़ने आएगा वो बायोलॉजी की एक छोटी ब्रांच पढ़ने आएगी जिसको कहते हैं मेडिसिन्स। तो आपको क्या पढ़ने आएगा? मेडिसिन्स पढ़ने आएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फादर ऑफ मेडिसिन्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन्स कौन है? हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स हो गए। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए? एरिस्टोटल। फादर ऑफ जियोलॉजी कौन हो गए? एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। हिपोक्रेट्स का जो है
460 to 370 BC। यहाँ उन्होंने क्या स्टडी किया था, मेडिसिन के बारे में सबसे पहले स्टडी करने का शुरुआत किया था। अब फ्रेंड्स जब मैं बताता हूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा नॉलेज इनके पास होगा। जब भी फादर ऑफ बायोलॉजी मैं कहूँगा, फादर ऑफ जियोलॉजी कहूँगा, फादर ऑफ बॉटनी कहूँगा, फादर ऑफ मेडिसिन कहूँगा, तो ऐसा नहीं कि हिपोक्रेट्स बहुत बड़े सर्जन रहे होंगे और उनका जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा रहा होगा। तो ये क्या है, जब हिपोक्रेट्स ने शुरुआत की थी, मतलब मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं था किसी के पास और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेडिसिन क्या होगी, तब इन लोगों ने शुरुआत की थी, तो इसलिए उनको फादर कहा होगा। हो सकता है आज के नॉर्मल फिजिशियन से भी कम जानते हो शायद हिपोक्रेट्स, बराबर। और जो एरिस्टोटल आज के नॉर्मल बायोलॉजिस्ट, क्या नॉर्मल बायोलॉजी के टीचर से भी कम जानते हो शायद एरिस्टोटल, फिर भी क्या है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी। अब देखो, जब कोई स्टडी की शुरुआत करता है वो बिल्कुल अलग चीज है, और जो कोई टर्म देता है वो बिल्कुल अलग चीज है, बराबर। ये आपको बायोलॉजी में ध्यान रखना होगा कि जब इसमें दो तीन चीजें आएगी। एक तो जो स्टडी करेगा, एक तो जो स्टडी करेगा किसी भी चीज का, एक तो देखो पर्टिकुलर टर्म देगा अगर कोई, कि ये टर्म किसने दिया। तो यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया, पर इन्होंने ऐसा कोई बायोलॉजी का टर्म नहीं दिया था। एरिस्टोटल को पता भी नहीं था कि ये आगे जाके फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाएंगे, या ये जो है, और उनको बायोलॉजी के टर्म के बारे में भी पता नहीं था। तो टर्म जो है बायोलॉजी वो पॉइंट बाय लेमार्क। लेमार्क ने जो है, दो लोगों ने टर्म पॉइंट किया था, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। क्या बराबर देख दो, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने टर्म किया था बायोलॉजी का। कौन से साल में? 1801 में बायोलॉजी टर्म दिया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। तो ये आप ध्यान रखना। तो आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन आ गई है? आपके पास इंफॉर्मेशन ये आ गई है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन थे, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे, और दूसरे जो टर्म बायोलॉजी है वो किसने दिया था। तो ये लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। अब जो है हमारी बायोलॉजी की स्टडी की शुरुआत होती है। ये जो लोग थे जिसने हमें बायोलॉजी सिखाया और जिसने हमें बोला कि बायोलॉजी क्या है। अब जो है हम बायोलॉजी की स्टडी की शुरुआत करेंगे। किस तरह से हमारी स्टडी जो है बायोलॉजी की यहाँ पे है। देखो फ्रेंड्स, आपके 11th की बुक में आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। आपको क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। तो 11th एनसीईआरटी में बायोलॉजी के कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर्स। 22 चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं। हम देखेंगे कि ये बायोलॉजी के चैप्टर्स क्या है और किस तरह से आपको पढ़ने हैं। देखो मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, ये है आपकी 11th की एनसीईआरटी, और इसमें ऐसे 22 चैप्टर्स हैं। आप अगर डाउनलोड करना है तो एनसीईआरटी की साइट पे एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी आपको, बराबर। और ये यूनिट वाइज है, तो आपके पास 5 यूनिट है, 3, 4, 5 यूनिट है, एंड ऐसे 5 यूनिट में बटे हुए 22 चैप्टर हैं। तो हम यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे आपके, और बायोलॉजी में क्या चीज़ है, मैंने कहा आपको बॉटनी एंड जियोलॉजी दोनों चीज़ जो है वो यहाँ इन्वॉल्व है। तो अब जब आप स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप जो है वो चीज़ों का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब एनिमल एंड प्लांट जो है इस वर्ल्ड में किस तरह से बटे हुए हैं, कैसे, मतलब क्या इनका इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक आंट है और एलिफेंट है, दोनों क्या है? एनिमल है, दोनों बिल्कुल अलग क्रिएचर है, दोनों की साइज भी अलग है और सारी चीजें दोनों की अलग है। तो ये चीजें उनको बांटना कैसे है, हाउ टू क्लासीफाई, कैसे इनको बांटना है, किस तरह से उनको पढ़े। जैसे कि आप कैसे पढ़ो, जाके सीधा आंट के बारे में लिखना शुरू कर दो या सीधा एलिफेंट के बारे में लिखना शुरू कर दो, आपको कुछ पता ही ना हो
कि क्या किस तरह से कैसे और किस तरह से क्लासिफिकेशन करके बांटे। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है, ये 22 चैप्टर में से जो फर्स्ट 4 चैप्टर है या फर्स्ट यूनिट है, वो आपको पूरा इंट्रोड्यूस करवाएगा किससे, लिविंग फॉर्म से, बराबर। जो आपका फर्स्ट यूनिट से वो आपको क्या करवाएगा, लिविंग फॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाएगा। और अलग अलग लिविंग फॉर्म्स यहाँ पे अर्थ पे है, इसको क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो क्या है, वो लिविंग फॉर्म जो है वो अलग अलग लिविंग फॉर्म से, उनको कहेंगे डाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे है उसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग क्रिएचर्स है और किस किस तरह से ये क्लासीफाई हुए, वो स्टडी करेंगे। देन हम सेकंड यूनिट में जाएंगे, यूनिट 2। और यूनिट 2 में हम एनाटॉमी, प्लांट है तो प्लांट की एनाटॉमी, मतलब अंदर से प्लांट क्या है, और दूसरा प्लांट अगर बाहर से जो दिख रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लांट की मॉर्फोलॉजी। तो फिर हम क्या देखेंगे यूनिट 2 में, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, और फिर ऐसे यूनिट 3 में फिर हम सेल देखेंगे, सेल डिवीजन देखेंगे। यूनिट 4 में जो है हम पूरा प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे कि किस तरह से प्लांट में काम होता है, और यूनिट 5 में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे। मेक श्योर फ्रेंड, हम यहाँ पे जो जो चीजें देखेंगे, जो जो चैप्टर्स देखेंगे, चैप्टर्स का एक एक पैराग्राफ, एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन पिछले साल में, मतलब जैसे कि आपका कोई चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का 3rd पेज है या 4th पेज है, तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है बाहर से पूछे गए पर उसी चैप्टर्स के और इसी पेज के हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे और हम इसको समझेंगे कि हम इसको कैसे वो देख पाए। अब देखो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग फॉर्म्स वाला सबसे पहला चैप्टर से, मतलब सबसे पहला यूनिट है, उसका पहला पैराग्राफ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप देख सकते हो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग फॉर्म्स है, उसका पहला पैराग्राफ है यूनिट 1 करके। अब देखो ऐसे यूनिट 2 में भी सब चीजों में जब पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एनसीईआरटी ने लिखा है, अब आज तक तो इसमें से तो कुछ पूछा नहीं है, मतलब जो ये पैराग्राफ है, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये लोग लिखते हैं, इसमें से जो है आज तक कुछ पूछा नहीं है। पर ऐसा हो नहीं सकता, मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि इसमें से नहीं ही पूछेगा, हो सकता है पूछ ले कुछ ना कुछ चीजें। तो आप जब वो पैराग्राफ देखोगे तो इन लोगों ने जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजों के बीच जो है वो डिफरेंस कुछ बताया है कि ये जो पैराग्राफ है वो क्या डिनोट करता है कि लिविंग चीज क्या है एंड नॉन लिविंग चीज क्या है। तो और लिविंग को इन्होंने क्या लिखा है, एनिमेट, क्या एनिमेट है और क्या इनएनिमेट है या फिर नॉन लिविंग है। तो ये जो चीजें हैं इन लोगों ने कैसे डिफाइन किया है कि पहले के जो लोग थे वो कुछ ऐसी चीजों को अपना देवता मानते थे, मतलब विंड को देवता मान लिया, सन को देवता मान लिया, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। फिर कुछ प्लांट को देवता मान लिया, कुछ एनिमल को देवता मान लिया, ये क्या है, लिविंग है। तो ये जो लिविंग एंड नॉन लिविंग का उनका ख्याल था वो कैसे था कि भाई जो लिविंग थिंग्स है, ये जो लिविंग लोग हैं वो क्या थे, उनके लिए किसी और, मतलब किसी और चीज के लिए उनके अंदर डर का, फियर का जो है वो एहसास था। मतलब कोई अगर फियर फील कर पाए तो वो क्या है, लिविंग है। क्योंकि लिविंग लोग क्या करते थे, फियर, आपको पता है जो पहले जो इंसान था वो इन सारी चीजों को इसलिए पूछता था क्योंकि अगर विंड बहुत ज्यादा आ जाए तो उनके घर टूट जाते थे, और अगर बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो भी उनका प्रॉब्लम हो जाता था, बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता था। तो इसीलिए इन लोगों को देवता मानता था और इनको पूजता था। तो यहाँ पे उनके लिए जो लिविंग का मतलब क्या है कि जो डर जाए वो लिविंग है। फिर धीरे धीरे इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, मतलब जैसा उसको पसंद है इसके हिसाब से आगे काम शुरू किया कि भाई किस तरह से आगे हो सकता है। तो इन्होंने एंथ्रोपोजेनिक व्यू लिखा, यहाँ पे एनसीईआरटी ने वर्ड दिया है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन रिलेटेड। एंथ्रोपोजेनिक व्यू की मतलब एंथ्रोपोजेनिक व्यू से बायोलॉजी का स्टडी हुआ। ये बराबर आप समझना क्या मतलब होता है उसका। देखो पहले ये क्या था कि फियर फैक्टर था, हमारे अंदर फियर था, तो जो जिंदा लोग हैं वो डरते थे, और जिंदा और नॉन जो है एनिमेट और इनएनिमेट करते नॉन लिविंग चीज़ों को पूछते थे डर की वजह से।
अब फिर उन्होंने जैसे जैसे आगे बढ़े उन लोगों ने बायोलॉजी का स्टडी किया, पर ऐसे नहीं जैसे बायोलॉजी है, उन लोगों ने बायोलॉजी का स्टडी एंथ्रोपोजेनिक व्यू से किया। अब जब एंथ्रोपोजेनिक व्यू की बात आती है तो मैं आपको दिखाऊं एंथ्रोपोजेनिक व्यू क्या होता है कि जो हमारे काम का है उसी का। समझो कि दो प्लांट है, जंगल में दो प्लांट है प्लांट, अगर कोई ये कहेगा कि ये जो प्लांट है प्लांट ए एंड प्लांट बी है, आप कहोगे कि जो ये वाला प्लांट है वो इसमें कैंसर की दवाइयां है। कैंसर की दवाइयां क्या, अभी तो ये कहो कि इसमें कोरोना वायरस की दवाइयां है, बराबर। प्लांट ए के अंदर कोरोना वायरस की दवाई छुपी हुई है और प्लांट बी के अंदर क्या है कि प्लांट बी के अंदर कुछ भी नहीं है दवाई। तो हम क्या करेंगे, हम प्लांट ए का पूरा स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे, प्लांट ए जो है उसका पूरा स्टडी करेंगे। हम क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि प्लांट ए जो है वो ह्यूमन के लिए काम आ सकता है। तो इसलिए ये क्या हुआ, एंथ्रोपोजेनिक व्यू हुआ। एंथ्रोपोजेनिक व्यू मतलब हमें कोई मतलब नहीं है कि बायोलॉजी किस तरह का है, बॉटनी किस तरह का है, डाइवर्सिटी किस तरह की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये मतलब है कि कौन सी चीज जो है वो हमारे काम की है, मतलब हमें जो काम आ सकता है वो इसका हम स्टडी करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, एंथ्रोपोजेनिक व्यू। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी दूसरी लाइन लिखी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमें स्टडी करना चाहिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टाइप से स्टडी करना चाहिए। हाँ, हम इस बोर्ड को अच्छे से वो कर ले, गुड, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडी। अब देखो हॉरिजॉन्टल स्टडी क्या है एंड वर्टिकल स्टडी क्या है, मैं आपको समझाऊं। हॉरिजॉन्टल स्टडी का मतलब ये है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हॉरिजॉन्टल स्टडी का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स हमारे साथ जीते हैं, मतलब इसी एरा में जीते हैं, तो उनका जो स्टडी है, जैसे कि हम जीते हैं ह्यूमन, अब टाइगर भी अभी है, एलिफेंट भी अभी है, तो ये सबका स्टडी क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल स्टडी, मतलब ऐसे हुआ ना हॉरिजॉन्टल स्टडी। और अगर हम इवोल्यूशनरी स्टडी करना चाहे, मतलब अगर हम कहेंगे पहले मैन थे, इसके आगे ये जो मैन थे वो क्या थे, बंदर थे, बराबर, मंकी थे, तो मंकी आगे क्या थे, मंकी कुछ और थे। तो ये जो सारी स्टडी है इवोल्यूशनरी स्टडी, तो यहाँ पे आगे एक्स वाई जेड लिखो, इसके आगे कुछ लिखो, तो ये जो इवोल्यूशनरी स्टडी है, जैसे कि हम डायनासोर का स्टडी करने जाए तो ये जो हमारे फ्यूचर में थे, हमारे पास्ट में थे या हमारे फ्यूचर में होंगे, इसकी जो स्टडी है उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल स्टडी। बराबर याद रखना, ये लिखा है एनसीईआरटी में कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडी करनी चाहिए। तो और वर्टिकल स्टडी हमें कहाँ ले जाती है, इवोल्यूशन की ओर, और हॉरिजॉन्टल स्टडी है जो है वो हमें कंटेम्पररी चीज़ों की ओर लेके जाती है। तो यहाँ पे तो आप ये पॉइंट का क्या समझे, मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है वो आपको ये कहता है कि पहले हमारा लिविंग के लिए एंड नॉन लिविंग के लिए जो नॉलेज है वो इतना अच्छा या इतना वास्ट नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने एंथ्रोपोजेनिक व्यू से उसको देखा, मतलब एंथ्रोपोजेनिक व्यू इसका डेवलप किया, और फिर हमारी ज़रूरत जैसे थी वैसे हमने उसको डेवलप किया। पर ऐसा नहीं है, हमें कौन सा स्टडी चाहिए, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडी करना पड़ेगा, मतलब पूरा इवोल्यूशन के हिसाब से और अभी जो है इसके हिसाब से। तो ये जो स्टडी करने का है वो अभी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, बहुत स्टडी अभी भी बाकी है, पर ये जो स्टडी है वो थोड़ा शुरू हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है, बायोलॉजी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो पहला पैराग्राफ है वो पैराग्राफ लिखा तो है, पर आप अगर ऐसे समझने जाओगे तो आपकी समझ में वो पैराग्राफ नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको आपको बराबर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको ये लेक्चर देके उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जो जो टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ उस टर्म के हिसाब से अगर वो समझोगे तो वो पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे जब शुरुआत की तो लिविंग फॉर्म्स या पहले क्या रहे होंगे, अब क्या आए, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इसका जो स्टडी है वो इवोल्यूशनरी स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इवोल्यूशनरी स्टडी। तो इवोल्यूशनरी स्टडी मतलब क्या है कि ये जो लिविंग फॉर्म्स है वो पहले क्या रहा होगा।
जैसे कि आपके आंगन में कोई प्लांट उगा है, तो ये जो प्लांट है पहले क्या वाइल्ड प्लांट होगा, फिर धीरे 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 चेंज होते 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 ऐसा प्लांट हो गया है। देखेंगे हम आगे बायोलॉजी में और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें पढ़नी आएगी इसमें, आपका जो इसके लिए कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखेंगे उसको क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी स्टडी है। ये क्या है, इवोल्यूशनरी स्टडी। और इवोल्यूशनरी स्टडी करने के लिए कौन चाहिए आपको, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। क्या चाहिए इवोल्यूशनरी स्टडी करने के लिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो हमारे पास इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कौन है, अर्नस्ट मायर। यहाँ पे आपके पैराग्राफ में लिखा है कौन है, अर्नस्ट मायर। ये जो है वो क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट उनको 20th सेंचुरी का कौन कहते हैं, डार्विन, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 1904 से 2004, मतलब पूरा उनका इंफॉर्मेशन लिखा है आपके एनसीईआरटी में, वो देख लेना। अर्नस्ट मायर जो है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। और इसके बाद जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट स्ट्रक्चर, बराबर। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी स्टडी क्या है, लाइफ क्या है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, वो सारी चीज़ें जो है हम चैप्टर फर्स्ट में कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ आपका बायोलॉजी का सफ़र हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।